हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स। यस, मेरा इंट्रो का वर्ड्स चेंज हो चुके हैं बिकॉज कुछ ही दिनों में तुम लोग देने वाले हो अपना माध्यमिक एग्जाम, विच आई नो कि इट इज़ सच अ ह्यूज डील कि दीदी हम लोग लगभग 1.5 साल बाद ऑफिशियली एक एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। मेरा तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स है, तुम सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। एंड ऐसा मत सोचना कि दीदी आप तो दिलासा दे रही हैं सिर्फ और सिर्फ। नहीं, दिलासा नहीं, ऑनेस्टली बहुत अच्छा जाएगा बिकॉज ये एग्ज़ाम सच में बहुत आसान होने वाला है। ये एग्ज़ाम तुम्हारा ज़िंदगी का बहुत सबसे आसान एग्ज़ाम होगा अगर मैं बोलना चाहूँ तो। ज़रा टेस्ट पेपर उठा के देखो, सॉल्व करो, समझ में आएगा। अगर अभी तक टेस्ट पेपर नहीं छुए हो बेटा, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। टेस्ट पेपर उठाओ, सॉल्व करो, एटलीस्ट 1-2 टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट का करो सॉल्व, वरना अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस आने का चांसेस है। ठीक है, तो टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। आई होप कि तुम लोग कर भी रहे हो। आज मैं एक कोटेशन बोलना चाहती हूँ, द ब्लाइंड कैनॉट लीड द ब्लाइंड। एक अंधा अगले अंधे का सहारा नहीं बन सकता। क्या दीदी, क्या मतलब है, इस रेफरेंस में क्यों लेकर आई? देखो, मैं तुम्हें आज थोड़ा एक गाइडेंस देने वाली हूँ कि कैसे तुम MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे तुम अटेंड करोगे। मैं क्यों ये गाइडेंस दे सकती हूँ? बिकॉज मैंने भी एग्ज़ाम की तैयारी की थी, है ना। तुम अगर यहाँ पर अंधे हो तो अगर मैं भी अंधी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ तुमको सहारा नहीं दे सकती। मैं तुमको तभी सहारा दे पाऊँगी जब मैं इस चीज़ में माहिर हूँ। तो भाई मैंने इस चीज़ का प्रिपरेशन किया था, मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड मेनी ऑफ यू आस्क। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ एंड आई थिंक कि मेरा बेटर परफॉर्मेंस हो सकता था, बट बेटा बिना ट्यूशन के, एक मैथ्स का ट्यूशन था वो भी सिर्फ नाम के लिए, बिना ट्यूशन के वो मार्क्स लाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा डील था बिकॉज एक एवरेज स्टूडेंट उस पद तक पहुंच पाया। तो तुम लोग के लिए तो और भी आसान होने वाला है। मेरा मार्क्स आया था 85%। 85% ये मेरा मार्क्स था। मुझे खुशी है इस मार्क्स पर, उस समय नहीं हो रहा था खुशी, बट आई थिंक मुझे खुश होना चाहिए बिकॉज ये सारा का सारा मार्क्स मेरे खुद के एफर्ट के कारण आया था। किसी का 1% भी एफर्ट इसमें नहीं था। ठीक है, तो बेटा मैं बहुत ही गारंटी के साथ एक बात तो तुमको बता सकती हूँ कि MCQs में तुम्हारा पकड़ बहुत तेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। बहुत बच्चे क्या होता है, वो लोग क्या सोचते हैं कि दीदी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, देखो अब ये बात पे थोड़ा सा फोकस करके सुनो। बहुत बच्चों को ये लगता है कि दीदी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादा मार्क्स है तो हम उसको पहले अटेंड करेंगे, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को बाद में अटेंड करेंगे, है ना। तुम्हारा पेपर में अलग अलग टाइप से दिया होगा, एक तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे, एक सब्जेक्टिव होगा। तो तुम सोचोगे बड़े बड़े क्वेश्चंस 4-8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को तुम पहले करो और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस को बाद में करो। ऐसा तुम सोच रहे हो अगर, तो बेटा ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। क्यों? देखो तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर कोई नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, लेकिन तुम्हारे MCQs सब पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोल रही हूँ मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ, तुम लोग का जो भी ओपिनियन होगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देखो MCQs में क्या है, MCQs आर लाइक डू और डाई, करो या मरो। सही हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो ये वाला तुमको 1 मार्क्स अचीव करना ही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले हर बच्चे को अपना ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं दीदी ऑब्जेक्टिव्स करने गए तो लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाता है। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम स्टक हो जाओ, अगर तुमको एक आंसर नहीं आ रहा, अरे आगे बढ़ो, आगे गैप छोड़ दो, बाद में आ जाना, उसको कर लेना, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को पहले अटेंड करो बेटा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अगर तुम्हारा सही हुआ तो होता है ना कि रामबाण, अगर ये सही हुआ तो 1 में 1 मिलना ही मिलना है, वो तुम्हारा मार्क्स जो है बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुमको यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि भैया किसी भी पेपर में हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या कोई भी पेपर हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, व्हाटएवर, MCQs को पहले अटेंड करो। नहीं आता है छोड़ दो गैप, आगे बढ़ जाओ, लेकिन अटेंड पहले MCQs को करो बिकॉज वहां पे डू और डाई का सिचुएशन होता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस तुम बाद में करो ना अटेंड। क्यों दीदी?
क्योंकि बेटा तुम्हारा पेपर जिसमें जो तुम पूरे साल मेहनत करके पढ़े हो, वहाँ पे 2 घंटा बैठकर जो एग्ज़ाम लिखोगे, वो पेपर जो तुम 2 घंटे के अंदर लिखोगे वो 2 मिनट के अंदर चेक होगा। तो तुम्हारा वर्ड टू वर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस को कोई नहीं पढ़ने वाला है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, एमसीक्यू तो सब कोई पढ़ेगा, तो एमसीक्यू करेक्ट होना चाहिए। एमसीक्यू सबसे पहले करो, फ्रेश माइंड के साथ क्लासरूम में बैठोगे, सबसे पहले तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, एमसीक्यूज को सॉल्व करो। इनफैक्ट मैं क्या करती थी, जब स्टार्टिंग का 15 मिनट्स मुझे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलता था, मैं आराम से, मैं एक घड़ी खरीद चुकी थी, वॉच खरीद चुकी थी, वॉच लेकर ही जाती थी। मम्मी से ज़बरदस्ती खरीदवाया था कि मम्मी मुझे वॉच चाहिए ही चाहिए। वॉच मैंने ले लिया था ताकि मैं टाइम का ट्रैक रख सकूं। स्टार्टिंग का जो 15 मिनट्स है बेटा, वो 15 मिनट्स में मैं 10 मिनट क्वेश्चंस को रीड करती थी। मैं एमसीक्यूज रीड नहीं करती थी कि अच्छा एमसीक्यू में क्या क्या है, ना, मैं डायरेक्ट पेज पलटती थी और डायरेक्ट मैं लॉन्ग क्वेश्चंस देखती थी कि अच्छा लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। एक बार मैंने उसके तरफ झांक लिया, मैं मोटिवेट हो गई कि हाँ इसमें से ज़्यादा आंसर मैं कर पाऊंगी, फिर मैं पलट देती थी एमसीक्यू की तरफ। अब जब तक रीडिंग टाइम 5 या 6 मिनट बचा होता था, तब तक मैं माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेती थी कि अच्छा इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, और जो नहीं आता उसके बारे में थोड़ा सोचती थी, थोड़ा लॉजिक डेवलप करती थी। तो मेरा यहीं पे एक तुमको बहुत अच्छा गाइडेंस है बेटा, ध्यान से सुनो। एमसीक्यू पहले अटेंड करो, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हारा कोई पढ़ने वाला नहीं है, एमसीक्यू सब पढ़ेंगे, वहां पे 1 में 1 मिल जाएगा अगर तुम करेक्ट करके आते हो तो। फिर जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग समय मिलता है 15 मिनट्स, उसमें जो आधा से ज़्यादा समय है उसको तुम यूटिलाइज कर लो कि भाई लॉन्ग क्वेश्चंस जो 4-5 मार्क्स वाले आए हैं वो कैसे आए हैं, उसको देख लो। फिर जो 5-6 मिनट बचा रहेगा उसमें एमसीक्यूज को अपने माइंड में सॉल्व करो, क्योंकि लिखने तो दिया जाएगा नहीं, तो एमसीक्यूज अपने माइंड में सॉल्व करो। और जैसे ही एग्जाम में बेल बजा कि भाई लिखना शुरू करो, धड़ाधड़ एमसीक्यू लिखते चले जाओ। जो छूट गया, जो नहीं आ रहा, लीव इट, गो, आगे जाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। आगे जाओ, आगे सॉल्व करो। एक बार पूरा पेपर कंप्लीट हो गया बेटा, रिवाइज करो। रिवीजन में इतनी गलतियां होती हैं ना भाई, तुमको बहुत अफसोस होगा अगर तुम्हारा 1 मार्क्स भी कम होगा बाद में, इसलिए रिवीजन कर लिया करो। बार बार 1-2 बार रिवाइज करो, एटलीस्ट 1-2 बार रिवाइज करो ही करो पेपर को। फिर आराम से समय बचा है तो जो छूट गए हैं क्वेश्चंस उनको दोबारा से अटेंड करो, ट्राई करो, तुक्का मारो ना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, क्या पता तुक्का तुम्हारा सही लग जाए। छोड़ के मत आओ, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। इनफैक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में भी तुमको जो आंसर्स नहीं आते हैं वो आंसर्स का भी एटलीस्ट तुम कुछ लिख के आ जाओ, 1-2 तो मिल ही जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। इसके बारे में मैं अलग से भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी, बट यहाँ मेरा गाइडेंस लिख के जाओ, अटेंड द एमसीक्यूज फर्स्ट, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैं एक स्पेशल बात बताना चाहती हूँ। मैथ्स के एमसीक्यूज के लिए एक स्पेशल बात है कि सपोज ये तुम्हारा आंसर शीट है, ठीक है। तो आंसर शीट में मेरा क्या सजेशन होगा, देखो ध्यान से, इस तरीके का कि सपोज तुम अटेंड कर रहे हो एमसीक्यू और उसका 1, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस में होगा ना कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, ऐसे करके ऑप्शंस होंगे, ठीक है। मान लो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तो तुम यहां लिख दोगे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, और वहां पे जो भी होगा, मान लो उसका आंसर कुछ 50 रुपीज़, कुछ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था और आंसर 500 रुपीज़ आ रहा है सपोज, तो ऐसा लिख देना। और मेरा सजेशन होगा एक डब्बा बनाना, बट ऐसा सिर्फ लिख के मत आना, तुक्काबाजी नहीं करना है, बगल में आराम से सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्यूशन दिखा दिया, फिर एक लाइन डाल दो, ये 1 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है जिसका आंसर 5 आया, डब्बे में डाल दिया, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखा दिया। फिर नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 का सपोज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 जो भी होगा लिख दो, उसको एक डब्बे में डाल दो, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाओ, फिर एक लाइन डाल दो। सॉल्यूशन अगर दिखा सकते हो, माइंड कैलकुलेशन अगर नहीं है उसमें, अगर सॉल्यूशन दिखा सकते हो प्लीज़ दिखाओ, तुम्हारे लिए अश्योरिटी, बट उसमें पूरा स्टेटमेंट भी अपने लिखने की ज़रूरत नहीं है।
रफ कैलकुलेशन चलेगा, क्योंकि ये तो भाई मार्क्स तो तुमको इस बेसिस पे दिया जाएगा। अब दीदी क्या पता एक MCQ मुझे नहीं आता था, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछ के लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दो, उसमें भी तुमको मार्क्स मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है, प्लीज़ इसको फॉलो किया जाए। MCQs बेटा पहले अटेंड करो, ये मेरा ऑनेस्ट सजेशन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबका मार्क्स बहुत अच्छा है, और ये मेरा ऑनेस्ट सजेशन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर डाउट है कि दीदी इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या करें एग्जाम में, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी, क्योंकि आई एम श्योर अगर वो तुम्हारा डाउट है तो बहुत लोगों का भी एक डाउट रहा होगा वो, तो मैं उसका एक वीडियो ही बना के डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो इस बार।